नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके सर्कुलेट करिए। क्यों? क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का इसमें पर्दाफ़ाश होगा, जो कि आयोग द्वारा किया गया है या फिर आयोग के कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया गया है और इस दुर्घटना के भुक्तभोगी कल आप भी बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए ताकि जो अभ्यर्थी यहाँ पर भुक्तभोगी बना हुआ है, कम से कम उसको जानकारी हो कि मेरे संग ऐसी दुर्घटना हुई है। उस अभ्यर्थी बेचारे को तो यह पता भी नहीं होगा कि उसका रिजल्ट एक्चुअल में आना चाहिए, उनका चयन होना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे। प्रिय साथियों, हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, उस पे भी चलने से पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए, हिंदी विषय के ही संबंध की हम बात कर रहे हैं। हिंदी विषय में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 12 विश्वविद्यालय थे, जिसमें कि ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, जिसमें कि रिजल्ट आना था। आपको याद होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो यहाँ पे 12 विषय की जो 12 विश्वविद्यालय हैं, सभी विषय विश्वविद्यालय की एक मेरिट वहाँ पर आपको बनानी थी। मतलब प्रेफ़रेंस आपको तय करना था फॉर्म भरते समय कि आपका प्रेफ़रेंस क्या-क्या होने वाला है। आप किसी भी विषय के रहें, सबको ये प्रेफ़रेंस मिला था और आपने प्रेफ़रेंस वहाँ पे ज़रूर भरा होगा। वो प्रेफ़रेंस क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा। ठीक है? लेकिन क्या वास्तव में प्रेफ़रेंस मिल रहा है? और क्या ये मिलने का प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल मिलने का प्रावधान है, तभी तो प्रेफ़रेंस डलाया जाता है। लेकिन हम हिंदी विषय के रिज़ल्ट पे आ चुके हैं, ठीक है? इसके बाद हम उस व्यक्ति का पर्दाफ़ाश करेंगे जिस अभ्यर्थी का रिज़ल्ट आना चाहिए और उसका चयन नहीं हुआ है। तो पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या ये मेरिट फ़ॉलो कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल मेरिट फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं और इसकी भुक्तभोगी कौन होंगे? 2 अभ्यर्थी होंगे। एक वो जिनको कि उनका विश्वविद्यालय मिलना चाहिए लेकिन उनका अपना विश्वविद्यालय नहीं मिल पा रहा है और एक अनरिज़र्व कैटेगरी के अभ्यर्थी। एक्चुअल में ऐसा करने की वजह से कम 10-15 अनरिज़र्व कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनका रिज़ल्ट आना चाहिए उनका तो रिज़ल्ट भी नहीं आ पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप देखिए ये अनरिज़र्व कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है, ठीक है? अनरिज़र्व अनरिज़र्व मतलब जिसमें कि किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी आ सकते हैं। अगर आपकी मेरिट अच्छी रहेगी, मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं और आपकी मेरिट बहुत अच्छी रहती है तो आप जंप कर सकते हैं किसमें? अनरिज़र्व कैटेगरी में। देखिए इसमें जितना भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरिट सीरियल है, ठीक है? आफ्टर इंटरव्यू, ओके? ये मेरिट सीरियल आफ्टर इंटरव्यू मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, देखिए। मेरिट सीरियल आफ्टर इंटरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं मेरिट कहाँ से शुरू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सिलसिलेवार आई है 7, 8, 9, 10 यहाँ पे कहीं भी देखिए मेरिट गड़बड़ नहीं हुई है। यानी कि लगातार जितने भी हाईली मेरिट के हैं सब सिलसिलेवार ढंग से सजाए हुए हैं। ये कहाँ तक सिलसिलेवार ढंग से मेरिट आई है? ये देखिए 83 तक सिलसिलेवार ढंग से मेरिट आई है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं 83 तक मेरिट आई है। 83 के बाद एक्चुअल में गड़बड़ होने लगा है। ये टोटल अनरिज़र्व कैटेगरी में कुल कितनी सीटें थी हिंदी की? 90 सीटें थीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 90 के बाद से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की शुरुआत हो जा रही है। 90 सीटें थीं जिसमें 83 यानी 83 तक टोटल मेरिट का फ़ॉलो किया गया है, ठीक है? 83 के बाद मेरिट का फ़ॉलो नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि अनरिज़र्व की जो 7 सीटें हैं, उसमें पीएच को, फ्रीडम फाइटर को इन कैटेगरी को दिया गया। आप देख सकते हैं 83 के बाद 84वाँ अभ्यर्थी हैं, ये डीफ एंड डम्ब हैं, ठीक है? इसके बाद 85वाँ इसी तरह फाइटर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के हैं, ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के हैं, ठीक है? इसी तरह आप 90वाँ भी देख सकते हैं, ये क्या है? मेंटल डिसऑर्डर मल्टीपल डिसेबिलिटी के हैं। तो एक्चुअल में 83 तक पूरी तरह से मेरिट फ़ॉलो किया गया है। प्रिय साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो 83 तक के अभ्यर्थी हैं ना, इसमें से कम लगभग 30 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं, जो अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं। अनरिज़र्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस भी है, ईबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सभी कैटेगरी के हैं। लगभग 30 की संख्या में हैं। अब ज़रा ये सोचिए कि क्या वो तीसों के तीसों अभ्यर्थी जो हैं, अगर उनका अनरिज़र्व कैटेगरी में चयन हुआ है, तो क्या उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिला होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तीसों के तीसों अभ्यर्थी को अनरिज़र्व कैटेगरी में फर्स्ट प्रेफ़रेंस उनको मिल गया हो। उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलने के लिए उनकी अपनी कैटेगरी में घर वापसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये देखिए 65 नंबर पे कौन है? कृति कुमारी हैं।
अब ये कृति कुमारी जी अनरिजर्व कैटेगरी में इनका चयन हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में किस कैटेगरी के हैं? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ऐसा संभव हो सकता है कि कृति कुमारी जी, जिनका कि 65 नंबर पे है पोजीशन, इनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जनरल कैटेगरी में ना मिले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने कैटेगरी में तो टॉप पे रहेंगी। तो ऐसा संभव हो सकता है इनको फर्स्ट प्रेफरेंस न मिले, इस वजह से इनको अपनी कैटेगरी में वापस करना चाहिए। कोई तो एक ऐसा अभ्यर्थी हो जिसको कि अपने कैटेगरी में वापस हो। लेकिन यहाँ पे आप जो मेरिट देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से है। इससे जाहिर होता है कि ये उस अभ्यर्थी को, यहाँ पर जो कैटेगरी की बात की गई है कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरिट मिल रहा है, वहाँ पर ये मेरिट नहीं दी जा रही है। एक्चुअल में फिर मेरिट कैसे बन रही होगी? एक्चुअल में जनरल कैटेगरी के अनुरूप मेरिट बन रही है। चीज़ों को समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं, बीसी के हैं या ईबीसी के हैं। अगर आप एक बार अनरिजर्व कैटेगरी में जंप कर गए, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में जंप कर गए, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में, मान लीजिए आप 65वें नंबर पे हैं या मान लीजिए आप 13वें नंबर पे, चलिए हम सूर्यनाथ सिंह जी को ले लेते हैं जो कि 13वें नंबर पे हैं। ये बैकवर्ड कैटेगरी के हैं, ठीक है, ये बैकवर्ड क्लास के हैं और इनका चयन किस में हुआ? अनरिजर्व कैटेगरी में। अब यहाँ पर जो इनकी प्रेफरेंस है, जो भी पहला यूनिवर्सिटी है, उनकी प्रेफरेंस अनरिजर्व कैटेगरी की तुलना में देखी जाएगी। अगर मान लीजिए ये जिस विश्वविद्यालय को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हुए हैं और इनके पहले इन 12 द्वारा अगर ऑक्युपाई नहीं किया गया होगा, ऊपर के इनके 12 द्वारा ऑक्युपाई नहीं किया गया होगा, तभी इनको वो विश्वविद्यालय मिलेगा, अन्यथा उनको वो विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। हाँ, वो विश्वविद्यालय हो सकता है कि उनको बैकवर्ड कैटेगरी में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि बैकवर्ड क्लास में ये जाते तो ये तो टॉप पे रहते। लेकिन इनको चूंकि घर वापसी इनकी नहीं होगी, घर वापसी का तात्पर्य वापस इनको अपने कैटेगरी में रिटर्न नहीं कराया जा रहा है। तो पहला तो अभ्यर्थी को नुकसान ये होगा कि उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी विश्वविद्यालय, और दूसरा ये नुकसान होगा अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कि मान लीजिए सूर्यनाथ सिंह जी अगर अपनी कैटेगरी में वापस जाते तो यहाँ पे एक सीट वैकेंट होती, ठीक है। इसी तरह वैकेंट होती तो उसको कौन ऑक्युपाई करता? अनरिजर्व कैटेगरी का ऑक्युपाई करता। अरमान आनंद जी हैं, ये अरमान आनंद जी किस कैटेगरी के हैं? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मान लीजिए कि इनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो इन्होंने फिलअप किया है, अगर इनको नहीं मिलेगा इस कैटेगरी में, किसमें? अनरिजर्व कैटेगरी में, ऑन द पोजीशन ऑफ 17, 17 नंबर पे, हो सकता है इनको अपने कैटेगरी में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? ईडब्ल्यूएस में। इनका चयन किस में हुआ? अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर इनको वापस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भेज दिया जाता तो एक सीट तो यहाँ पे खाली हो जाती। तो एक सीट जब खाली हो जाती तो किसको अपॉर्चुनिटी मिलती? अनरिजर्व कैटेगरी को अपॉर्चुनिटी मिलती। तो एक तरह से अनरिजर्व कैटेगरी के संग यहाँ पे देखा जाए तो अनजस्टिस कहा जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर आप मेरिट फुलफिल करा रहे हैं तो अगर उस अभ्यर्थी को अपनी कैटेगरी में मेरिट मिलती है तो फिर उस कैटेगरी के अनुरूप उनको उस कैटेगरी में डालना चाहिए। अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो फिर चॉइस किस आधार पे आपने लिया है? फिर चॉइस का मतलब ही क्या है? तो ये एक चीज़ यहाँ पे फॉल्सिफिकेशन नजर आई, जो कि बीपीएससी में ऐसा नहीं था। बीपीएससी द्वारा जो 2014 में ऐसी नियुक्ति हुई थी, वहाँ पे पूर्ण रूप से इस चीज़ का फॉलो किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिली है। अब चलिए हम दूसरी ओर देखते हैं कि एक्चुअल में किस अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए और इन्होंने चयन नहीं किया, जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक है। इसके लिए देखिए हम आरटीआई एक एक्चुअली आयोग में डाला गया था। जिस आरटीआई से सूचना प्राप्त हुई है उस आरटीआई के अकॉर्डिंग ही हम बातें करते हैं। ये देखिए किसके द्वारा है? ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। ये देखिए ओवरऑल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट मतलब एक तरह से ये समझिए अनरिजर्व कैटेगरी की ही मेरिट लिस्ट है, जिसमें कि जिस जिस कैटेगरी के होंगे अगर जंप करके आए होंगे तो उन सभी का ये मेरिट लिस्ट है। देखिए इसमें 3 तरह के मार्क्स दिए गए हैं। किस किस तरह के मार्क्स दिए गए हैं? एक देखिए सिस्टम जनरेटेड स्कोर है। प्रिय साथियों, मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, ये हिंदी विषय का देखिए मार्क्स फाइल है, ठीक है। और इस मार्क्स फाइल के ही आधार पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे किसी अभ्यर्थी के संग अनजस्टिस हुआ है, कैसे वो अभ्यर्थी टॉपर था लेकिन उसका रिजल्ट में नाम नहीं दिया गया। किसकी वजह से? उसकी वजह से नहीं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की खामी है, ये आयोग की तरफ से त्रुटि की गई है और आने वाले समय में आप भी इसके भुक्तभोगी बन सकते हैं, आपके संग भी ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए हम ये तो बताएंगे कि किसके संग ऐसा क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। संग संग आप इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप अपनी स्कोर कार्ड चाहें तो यहाँ पे अपनी जांच कर सकते हैं। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें टॉप पे है कौन? राजेश यादव जी। यहाँ पे देखिए सिस्टम जनरेटेड स्कोर है
और ये देखिए टोटली मैन्युअली जनरेटेड स्कोर है। ओके, ये टोटली मैन्युअली जनरेटेड स्कोर में क्या क्या आता है, इसमें आपके एक्सपीरियंस आते हैं, इसमें रिसर्च पेपर आते हैं, ठीक है, इसमें अवार्ड लेटर आते हैं, अवार्ड के मार्क्स दिए जाते हैं वो मैनुअली जनरेटेड में होता है। और सिस्टम जनरेटेड स्कोर में क्या होता है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, पीजी के मार्क्स, पीएचडी के मार्क्स और नेट जेआरएफ के मार्क्स है, तो वो सिस्टम जनरेटेड में। और ये देखिए इंटरव्यू मार्क्स है, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे तय होता है। आप देख पा रहे हैं जो टॉप के पोजीशन के अभ्यर्थी हैं हिंदी विषय के, उनका टॉप का कितना स्कोर है, टोटल 104। इनको इंटरव्यू में कितना स्कोर दिया गया है, 13 नंबर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अन्य अन्य विषय के अन्य अन्य अभ्यर्थियों को ऐसे ऐसे स्कोर दिया गया है। यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके अपना अपना स्कोर कार्ड जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किन अभ्यर्थी के संग एक्चुअल में यहाँ पे अनजस्टिस किया गया है। प्लीज साथियों हम थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ से आप अपना मार्क्स फाइल भी देख पाएंगे कि आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स दिया गया है। प्रिय साथियों यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो देखिए एक्चुअल में आपने हिंदी विषय में देखा कुल अनरिजर्व कैटेगरी में कुल कितनी सीटें थी। हिंदी विषय में अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल देखिए 90 सीटें हैं, ठीक है। हिंदी विषय में अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 90 सीटें हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये 90 अभ्यर्थियों का कैसे कैसे स्कोरिंग किया गया है। ओके, तो देखिए हम जनरल कैटेगरी में ये 44वें नंबर पे आ चुके हैं। नीचे बढ़ते हैं, 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 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे ही नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 89 तक के अभ्यर्थी का यहाँ पे स्कोर कार्ड है। एक अभ्यर्थी का मान लीजिए यहाँ पे छूट गया होगा, नेक्स्ट पेज में होगा, जिसको कि आरटीआई के द्वारा नहीं दिया गया है। प्रिय साथियों एक चीज यहाँ गौर करने वाली बात है कि देखिए 83 पे कौन है, अनीमा। 83 के बाद से एक्चुअल में वहां पर स्कोर बदल गया, जैसा कि आपको मैंने अभी अभी दिखाया कि 83 के बाद से किन अभ्यर्थियों को लिया गया है, जो फ्रीडम फाइटर के हैं, जो पीएच कैटेगरी के हैं, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले उन तरह के अभ्यर्थियों को लिया गया है। किसके बाद से, 83 के बाद से, ठीक है, अनीमा के बाद से। तो एक्चुअल में ये ओवरऑल जो मेरिट तैयार करते हैं, ओवरऑल मेरिट में ये पीएच या फ्रीडम फाइटर वगैरह वगैरह को नहीं लेते हैं। ये किसी भी, जैसे कि अब देखिए 83 पे अनीमा है, 84 पे देखिए किसको लेते हैं, मंजूषा को लेते हैं, जो कि किस कैटेगरी के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 85 पे देखिए मनोज कुमार गुप्ता को लेते हैं, जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के हैं। 86 पे इसी तरह प्रिया कुमारी को लेते हैं, जो बैकवर्ड क्लास की हैं। 87 पे कुमार मनीष को लेते हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस के हैं। इसी तरह अन्य अन्य को लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में इनको लेना कितना है, केवल 83 को, और 7 किसको लेना है, 7 पीएच को लेना है, फ्रीडम फाइटर को लेना है, अन्य अन्य कैटेगरी को लेना है। तो फिर वापस ये जितने हैं 83 के नीचे वाले हैं, इनको अपनी अपनी कैटेगरी में वापस भेज देते हैं। अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तब तो उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 83 के बाद किस कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, फ्रीडम फाइटर के आ जाते हैं, पीएच के आ जाते हैं, ओएच के आ जाते हैं, राइट। तो 84 अगर ये मंजूषा, ये किस कैटेगरी के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो इनकी किस कैटेगरी में वापसी हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस में हो जाएगी। ये 85 पे कौन है, मनोज कुमार गुप्ता जी, इनकी किस कैटेगरी में वापसी होगी, ईबीसी कैटेगरी में। 86 पे कौन है, देखिए प्रिया कुमारी, इनकी किस कैटेगरी में वापसी होगी, बीसी कैटेगरी में। ये देखिए अपने अपने कैटेगरी के टॉपर लोग बनेंगे। प्रिया कुमारी जी हैं अपने कैटेगरी के टॉपर, किस कैटेगरी की, बैकवर्ड क्लास की। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यहीं से आपको अब चीजें देखिए पिक्चर क्लियर होने लगेंगी, कैसे किसी अभ्यर्थी के संग यहाँ पर अनजस्टिस किया गया है। मैंने आपको दिखाया कि प्रिया कुमारी जी जो कि बीसी कैटेगरी की हैं, और वो मैंने आपको क्या बताया कि वो अपने कैटेगरी के टॉपर होंगे, राइट। देखिए हम यहाँ पे बीसी कैटेगरी में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बीसी कैटेगरी के आ चुके हैं। ये देखिए प्रिया कुमारी जी हैं। एक्चुअल में अगर टोटल के टोटल 90 अभ्यर्थी हैं, जो 90 अभ्यर्थी हैं वो सामान्य रूप के लिए जाते हैं, तब ये प्रिया कुमारी जी भी अनरिजर्व कैटेगरी में होती हैं। लेकिन चूंकि 83 के बाद से फ्रीडम फाइटर पीएच के आ गए, इसलिए प्रिया कुमारी जी अपने कैटेगरी में वापस आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर अन्य किसको वापस आना था, मनोज कुमार गुप्ता जी को आना था। इनको किस कैटेगरी में वापस आना था, ईबीसी में वापस आना था। क्या मनोज कुमार जी ईबीसी में वापस आए हैं? चलिए हम बीसी से ऊपर चलते हैं, मनोज कुमार जी को देख लेते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ पे अब पर्दाफाश में करने ही वाला हूँ। देखिए मनोज कुमार जी, ये देखिए ईबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है। ये देखिए अपनी कैटेगरी के टॉपर अभ्यर्थी हैं, ठीक है, मनोज कुमार गुप्ता जी। अब देखिए हम असली मुद्दे की ओर चलते हैं। इसके बाद देखिए कौन है, 84 पे कौन है, मंजूषा। क्या मंजूषा जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टॉपर हैं? अब हम देख लेते हैं।
अब हम जब ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट निकालते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजल्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे मंजूषा का कोई नाम ही नहीं है। आश्चर्य होगा कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी भी मंजूषा का चयन नहीं हुआ है। तो आखिर मंजूषा गई कहाँ? मंजूषा का आपने क्या रिजल्ट त्रुटिपूर्वक छोड़ दिया है? देखिए हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गए हैं। यहाँ पे किसकी शुरुआत होती है? बेबी कुमारी से शुरुआत होती है। खुशबू कुमारी हैं, मनोहर कुमार हैं, ब्रजेश कुमार हैं, अनीसा हैं, आर्या सिंधु हैं, ठीक है, अनुपम हैं, श्वेता सिंह हैं, दिवाकर चौधरी हैं, उमाशंकर सिंह, प्रभाकर, मनोज कुमार, अमर कुमार, प्रवीण कुमार, ठीक है, लल्लन कुमार, हरेंद्र कुमार, इसके बाद धर्म भारत, कुमार गौरव, सुलोचना कुमारी, कुमारी मीना सिंह। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की शुरुआत हो जाती है। इसमें देखिए उन अभ्यर्थी का नाम ही नहीं है। किस अभ्यर्थी का? मंजूषा का। अब देखिए मैंने सेपरेट से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी आरटीआई डलवा दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आरटीआई आता है उसमें देखता हूँ क्या स्कोर है। अब देखिए आयोग द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी स्कोर कार्ड मुझे भेजे जाते हैं। ये देखिए हिंदी विषय का है, किसका है? हिंदी विषय का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आरटीआई है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं चूंकि वो मंजूषा जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी। देखिए यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनको 94 टोटल अंक प्राप्त हैं, इंटरव्यू में 13 अंक दिए गए हैं, ठीक है, मंजूषा। लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आता है किस कैटेगरी में? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। जबकि इनके नीचे वाले का रिजल्ट आया हुआ है। आप देखिए बेबी कुमारी से टॉपर की शुरुआत होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की शुरुआत किससे हो रही है? बेबी कुमारी से हो रही है। इनका स्कोर कितना है? 93। चलिए हम रिजल्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट पे आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए किसकी शुरुआत हो रही है? बेबी कुमारी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किससे शुरुआत हो रही है? बेबी कुमारी से, जिनका स्कोर एक्चुअल में इंटरव्यू स्कोर टोटल कितना बनता है? 93। इंटरव्यू के बाद का स्कोर टोटल कितना बनता है? 93 स्कोर बनता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेबी कुमारी का टोटल स्कोर 93, 10 नंबर इनको इंटरव्यू में दिया गया है। ये 10 नंबर इनका सिस्टम मैनुअली जनरेटेड है और 73 नंबर इनका सिस्टम जनरेटेड है। लेकिन यहाँ पे मंजूषा जिनका स्कोर देखिए 10 नंबर, 13 नंबर इंटरव्यू में है, 10 नंबर यहाँ पे इनका मैनुअली जनरेटेड है और सिस्टम जनरेटेड 71 नंबर है। तो ये आखिर मंजूषा लिस्ट से बाहर कैसे हो गई? मंजूषा न जनरल कैटेगरी में है, न ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। चलिए हम थोड़ा औपबंधिक सूची जो निकली थी उसमें देख लेते हैं, क्या मंजूषा जी के संग कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई कागजात वगैरह छूटा था? क्या वो एलिजिबल तो थी ना? देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ कि मंजूषा जी का यूआईडी नंबर कितना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मंजूषा जी का यूआईडी नंबर है MAN 210119, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए MAN 210119। चलिए हम रिजल्ट की ओर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे औपबंधिक सूची में MAN 210119 देख रहे हैं यहाँ पे एलिजिबल, मतलब इनसे किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए। अभ्यर्थी द्वारा सभी दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिए गए थे, यानी ये अभ्यर्थी एलिजिबल भी है, इसका स्कोर भी अधिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ से ये ओवरऑल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है, किसकी? सॉरी ये तो ईडब्ल्यूएस की है। ये देखिए ओवरऑल कैटेगरी की है, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 83 ही अभ्यर्थी का चयन किया गया है, ठीक है, और फिर बाकी की घर वापसी कर दी गई है। क्यों घर वापसी कर दी गई है? क्योंकि 83 के बाद से एससी सॉरी फ्रीडम फाइटर के आ गए, ओएच के आ गए, पीएच के आ गए हैं। तो यहाँ पर मंजूषा की भी घर वापसी हुई है, तो इनको भी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का टॉपर होना चाहिए। लेकिन मंजूषा को इन्होंने रिजल्ट में जोड़ना ही भूल गया। यहाँ पर मनोज कुमार गुप्ता जी को डालते हैं, प्रिया कुमारी को डालते हैं, आशा कुमारी को डालते हैं जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की हैं, आनंद कुमार सिंह को डालते हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है। नहीं, आनंद कुमार सिंह का तो चयन ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में कितने का हुआ है? केवल 83 का। तो यहाँ पे देखिए आशा कुमारी जी ईबीसी कैटेगरी के टॉपर बन जाती हैं, प्रिया कुमारी जी बीसी कैटेगरी के टॉपर बन जाती हैं, ठीक है। मनोज कुमार गुप्ता ईबीसी के टॉपर बन जाते हैं। ये यहाँ पे जिनके संग अनजस्टिस हुआ है, इनका क्या होगा? इन बिचारी को तो पता भी नहीं होगा मंजूषा जी को कि मैं टॉपर हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, लेकिन मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं नाम है? क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर भूल गया यहाँ से मेरे कैटेगरी में हमको डालना। यहाँ से मंजूषा जी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंप्यूटर ऑपरेटर डालना ही भूल गया। आप देखिए कितना हास्यास्पद है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आप देख पा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की जो टॉपर हैं, इनका देखिए टोटल स्कोर कितना बनता है?
यहाँ पर टोटल स्कोर देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेबी हैं, जिनका कि मैंने आपको स्कोर अभी-अभी दिखाया। उनका स्कोर कितना बनता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बेबी जी का? इनका देखिए स्कोर टोटल कितना बन रहा है। मैं नीचे चलता हूँ तो बेबी जी का स्कोर नज़र आ जाएगा। देखिए बेबी कुमारी का टोटल स्कोर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, टोटल स्कोर 93 है। और इनका कितना है मंजूषा जी का? इनका स्कोर है 94। तो बताइए, तो ऐसे आप भी तो हो सकते हैं, ये त्रुटि आपके संग भी हो सकती है। ये वहाँ पे कैलकुलेट कर लें, रिजल्ट में नाम जारी कर दें और जब रिजल्ट लिस्ट चढ़ाने लगे तो उसका उसमें आपका नाम ही भूल जाए। तो ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। ये सभी कैलकुलेट किए, सभी चीज़ किए और जब रिजल्ट बनाने की बारी आई तो पता चला कि आपका लिस्ट में नाम ही इन्होंने इंटर नहीं किया है। तो अभ्यर्थी को क्या पता चलेगा? अब तो सभी अभ्यर्थी फिर आरटीआई डालें। तो प्रिय साथियों, मेरा यही सलाह है कि आप सभी अभ्यर्थी, आपका रिजल्ट में नाम आए या न आए, आप जरूर आरटीआई डालें। आरटीआई डालने का प्रोसीजर क्या है, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पर ऑलरेडी बताया गया है। आपको वीडियो के एंड में भी वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि आखिर हम आरटीआई डालें तो कैसे डालें। तो आप जरूर आरटीआई डालें ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपका लिस्ट में नाम है तो क्या सच में आप नहीं थे, लिस्ट के बाहर थे इस वजह से नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई ना कोई आपके संग गेम किया गया है। आप देख पा रहे हैं यह एकमात्र विषय की चीजें को मैं दिखा रहा हूँ। इससे पहले 26 विषय में न जाने इन्होंने क्या क्या खेल किया हो गया। चलिए हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी किस अभ्यर्थी को कितना स्कोर मिला है ये थोड़ा सा दिखा देते हैं, ताकि आप सभी अपना अपना स्कोर कार्ड देख लें। ये देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। मैं स्लोली स्लोली धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा। आप यहाँ पर अपना अपना स्कोर कार्ड देख लें कि आपको इंटरव्यू में कितना स्कोर दिया गया है। ये देख रहे हैं, ये वाला इंटरव्यू वाला सेक्शन है, ठीक है। स्लोली स्लोली मैं नीचे आ रहा हूँ, आप यहाँ से अपना अपना स्कोर कार्ड देख लें। इसमें प्रिय साथियों कोई संशय नहीं है कि हाँ, इनके द्वारा जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है और ऐसा देखने में आया कि हाँ, वास्तव में जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको उतना ही अंक दिया जा रहा है। क्योंकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना अपना साझा करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से कई लोग आए थे। श्वेता सिंह जी आई थी, जिसका कि आप देख सकते हैं इंटरव्यू स्कोर। यहाँ पे देखिए कितना है इनका इंटरव्यू स्कोर, यहाँ पर 12 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह दिवाकर चौधरी सर आए थे, उनका भी इंटरव्यू स्कोर देखिए 12 है। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे आए थे। कुमार गौरव सर आए थे, उनका भी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। उनका इंटरव्यू स्कोर देखिए यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है। आप 36वें नंबर पे देख सकते हैं कुमार गौरव सर को, उनको 14 नंबर दिया गया है। तो ये बहुत कई अभ्यर्थी ऐसे थे, उनका एक्सपीरियंस भी आप सुनेंगे तो बहुत ही रोचक है। इंड स्क्रीन पे कुमार गौरव सर के भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको कितना कितना स्कोर दिया गया है, किसमें, इंटरव्यू मार्क्स में। चलिए एक बार मैं फिर से जनरल कैटेगरी के भी अभ्यर्थियों को अपना अपना इंटरव्यू मार्क्स दिखा देता हूं, ताकि आप अपना अपना स्कोर कार्ड देख पाएं। प्रिय साथियों, मुझे मात्र 2 कैटेगरी का ही अभी स्कोर कार्ड मिल पाया है, अनरिजर्व कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, इसलिए मात्र मैं 2 कैटेगरी का दिखा पा रहा हूँ। ईवीसी, वीसी, एससी, एसटी इन अभ्यर्थियों को कितना कितना इंटरव्यू मार्क्स दिया गया, अभी ये चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। तो प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अपने अपने स्कोर कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। आपको फिर से एक बार मैं कह देता हूँ, पहला वाला जो खाना है ये खाना, ये सिस्टम जनरेटेड है, ये मैनुअली जनरेटेड है, ये इंटरव्यू स्कोर है और ये फाइनल ये जो है जैसे 97.73 ये आपका टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपका है। आपको एक बार देख लीजिए अपना अपना स्कोर यहाँ पे स्टॉप करके। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे इंटरव्यू लिस्ट में आए हुए अभ्यर्थी का यहाँ पे लिस्ट से नाम गायब कर दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें ताकि जो भी अभ्यर्थी मंजूषा जी हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो अपने अधिकार के लिए आयोग के पास जाएं और कहें कि देखिए आपकी त्रुटि की वजह से मेरा लिस्ट से नाम बाहर कर दिया गया है। तो आप जरूर अधिक से अधिक वीडियो को सर्कुलेट करें ताकि मंजूषा जी तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो जान पाए कि एक्चुअल में वो अयोग्य नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा योग्य है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तुलना में तो वो सबसे ज़्यादा योग्य है। तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंटरव्यू में कितना कितना स्कोर मिला है अनरिजर्व कैटेगरी के प्रतिभागियों। जैसा कि मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं आपको इंटरव्यू में कितना कितना स्कोर मिला हुआ है। जी हाँ, तो इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर सर्कुलेट करें ताकि मंजूषा जी तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो जान पाएँ कि वो इंटरव्यू में टॉपर रही हैं,
बी EWS कैटेगरी के वो टॉपर हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि की वजह से उनका रिजल्ट से नाम नहीं दिया गया है। तो वो कम से कम इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम आयोग जाएं और आयोग से संपर्क करें, और आयोग अगर इस पर सुधार नहीं करता है तो वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। तो इस तरह से ये त्रुटि की जा रही है। आखिर में मैं आप सबों से एक बार फिर से कहूँगा कि जैसे ही रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है, आप किसी भी विषय के हों, आप आरटीआई फाइल ज़रूर करें, ताकि आपको अपने संबंध में सही-सही सूचना प्राप्त हो कि आपका इंटरव्यू में स्कोर कितना है, और रिजल्ट में वास्तव में नहीं आया तो क्या आपको सच में आप रिजल्ट से बाहर हैं या इसी तरह का कोई गेम है आपके संग। तो थैंक यू सो मच, आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।